हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। तो पिछले क्लास में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का पूरे टॉपिक को कवर कर लिए थे, है ना। हम लोग टोटल 4 पार्ट में पढ़े थे यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। टोटल 4 पार्ट था, छोटे छोटे पार्ट से जो हर एक टॉपिक को कवर किया गया है उसमें। तो वहाँ से हमने तो चैप्टर को देख लिया था, तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, है ना, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। तो उसमें 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो उसके लिए हम लोग को चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी सोल्यूशन करते चलेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सबको इसमें शामिल किया गया है। तो इस टेस्ट में आपको है टोटल 20 प्रश्न, है ना। जो यूरोप में राष्ट्रवाद एमसीक्यू, इसमें तो टोटल कितने हैं, 20 प्रश्न हैं। तो इससे पहले जिनको भी ऑनलाइन टेस्ट देना है ना, तो वो इस ऐप को इंस्टॉल कर लें, बिहार बोर्ड 10th नोट्स एंड एमसीक्यू टेस्ट। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट है ना। बिल्कुल सही, एकदम सरल सिंपल ऐप है। वहाँ पर एक क्लिक में आपको टेस्ट नोट्स सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिए, और जब कभी भी उस समय मिला आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट उसमें जरूर दें, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है जो कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी सब कंप्लीट होते जाएंगे। तो यहाँ आज हम देख रहे हैं एमसीक्यू, है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद का एमसीक्यू। तो चलिए, सबसे पहले प्रश्न है हमारा, यंग इटली की स्थापना, ठीक है। यंग इटली की स्थापना कब हुई? तो यंग इटली की स्थापना कब हुआ था? 1832 में, 1831, 1833 या फिर 1834 में? तो इसमें कब हुआ था यंग इटली की स्थापना? 1831 में हुआ था। और किसने किए थे? तो मेजनी ने किए थे। किसने किए थे? मेजनी ने। कंप्लीट है, जोसेफ मेजनी ने किए थे। 1831 में यंग इटली की स्थापना किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कंप्लीट है। सेकंड नंबर देखते हैं, यंग इटली की स्थापना की थी, तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी? जोसेफ मेजनी ने, है ना, जिसको हम लोग मेथ्सनी लिखते हैं, बोलते हैं मेजनी। कंप्लीट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। जोसेफ मेजनी ने यंग इटली की स्थापना किए थे। एक था यहां पर यंग यूरोप। कंप्लीट है, यंग यूरोप। इसका गठन हुआ था 1834 में। किसने किए थे? तो मेजनी ने किए थे। कंप्लीट है। चलिए, थर्ड नंबर हमारा है जर्मनी के एकीकरण में। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? कहता है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? वो तो सबसे पहले विश्वास रखते कि एकीकरण कब हो सकता है? जब सशस्त्र सेना हो, है ना, तब जाकर एकीकरण संभव है। तो कौन सी नीति अपनाई होगी? सहयोग की नीति, लौह और रक्त की नीति, सुलह कुल की नीति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सी नीति हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी, रक्त और लौह की नीति, या तो फिर इसी को लिख दिए लौह और रक्त की नीति। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कंप्लीट है। चलिए आगे देखते हैं, 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? 19वीं सदी को, है ना, तो 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? नव उदारवाद का युग, पूंजीवाद का युग, समाजवाद का युग, या फिर उदारवाद का युग? तो 19वीं सदी में कौन सा युग था? उदारवाद का युग, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कंप्लीट है। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर है मेजनी का संबंध। किसका? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो किससे था? कार्बोनेरी, लाल सेना, डायट, या फिलिप हितोरियो, है ना। यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, फिलिप हितोरियो, है ना। तो मेजनी का संबंध किससे था? तो मेजनी का संबंध गुप्त दल,
है ना, और गुप्त दल कार्बोनरी से था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, है ना, गुप्त दल कार्बोनरी से था। कंप्लीट है। चलिए छठा नंबर प्रश्न है, गैरीबाल्डी, है ना, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो कहता है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, किसान था, नाविक था, सिपाही था, इनमें से फिर कोई नहीं। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, नाविक थे, है ना, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। इसमें समझिएगा, कहता है गैरीबाल्डी जो थे ना, वो अपनी पूरी संपत्ति को राष्ट्र को समर्पित करके किसान की जिंदगी जीने चले गए थे, है ना, किसकी जिंदगी चले गए, तो किसान की। कंप्लीट है। और पेशे से क्या थे, वो नाविक थे। कंप्लीट है। चलिए आगे देखते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, 1871 में, 1864 या फिर 1870 या फिर 1866 में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, 1871 में हुआ था, है ना, 1871 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग याद करिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काउंट काबूर कौन था। कहता है काउंट काबूर कौन था। तो लिखा सर्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री, सर्डिनिया पिडमांट का सम्राट, या फिर ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, या फिर इंग्लैंड का विदेश मंत्री। तो हम लोग एक ही चीज को पढ़ना था, है ना। काउंट काबूर कौन था, तो सर्डिनिया और पिडमांट का प्रधानमंत्री थे। कंप्लीट है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा इटली तथा जर्मनी, है ना, 9 नंबर में है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो कहता है किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, फिर एशिया। चैप्टर का ही नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। तो इटली तथा जर्मनी किस महादेश में आते हैं, तो यूरोप महादेश में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। कहता है जब इटली और जर्मनी का एकीकरण हो रहा था ना, तो उस समय उनके विरोध में कौन खड़ा था, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया या फिर अमेरिका। तो कौन खड़ा था, ऑस्ट्रिया, है ना। वो नहीं चाहता था कि दोनों देशों का एकीकरण हो, लेकिन एकीकरण हुआ, है ना। चलिए इसमें एकीकरण के जान लेते हैं। इटली के एकीकरण किसका किसका योगदान था, तो मेजनी, गैरीबाल्डी और काउंट काबूर। कंप्लीट है। इटली के एकीकरण का श्रेय किन्हें दिया जाता है, तो मेजनी, गैरीबाल्डी और काउंट काबूर। और जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को। किसे, नेपोलियन बोनापार्ट को। कंप्लीट है। इटली का मेजनी, गैरीबाल्डी और काउंट काबूर को, जर्मनी को नेपोलियन बोनापार्ट को एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। कंप्लीट है। चलिए एक ध्यान रखिएगा, नेपोलियन का श्रेय है राष्ट्रवाद को यूरोप में फैलाने का भी, है ना। चलिए 11 नंबर है, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। कहता है जर्मन राइन राज का, जो जर्मन राइन राज संघ है, उसका निर्माण किसने किया था। तो किसने किए थे, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ये क्या कहते कि जर्मनी में जितने भी छोटे छोटे प्रदेश थे ना, जितने भी छोटे छोटे राज्य थे, वो सबको वो जीतते गए, है ना। और सभी राज्यों को जीतकर एक जर्मन राइन राज संघ एक बना दिया। कंप्लीट है। तो किसने बनाया, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाया। कंप्लीट है। चलिए 12 नंबर है कि जालबेरिन, है ना, जालबेरिन कैसी संस्था थी। तो कहते हैं व्यापारियों की, या फिर विद्वानों की, या फिर क्रांतिकारियों की, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो कहता है जालबेरिन कैसी संस्था थी, तो कैसी संस्था है, तो व्यापारियों की। कंप्लीट है, कैसी संस्था है, व्यापारियों की एक संस्था है जालबेरिन। कंप्लीट है, ध्यान रखिएगा यहां से। चलिए आगे है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, है ना, नेपल्स की क्रांति। कहता है नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन का ऑस्ट्रिया, हंगरी, फ्रांस या फिर इंग्लैंड, तो कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। सॉरी ये इस चैप्टर का एक क्वेश्चन है नहीं, है ना। चलिए फिर भी देख लेते हैं कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। कहता है एड्रियानापोल की संधि कब हुई, तो एड्रियानापोल की संधि कब हुआ था, बताएं। 1829 में हुआ था। कंप्लीट है, एड्रियानापोल की संधि कब हुआ था, तो 1829 में हुआ था। इसमें समझिएगा, कहता है कब हुआ था, तो इसमें यूनान के समर्थन में कौन कौन देश थे, रूस, फ्रांस और एक देश और थे, एक मिनट, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है, याद नहीं आ रहा था। यूनान के समर्थन में रूस, फ्रांस और इंग्लैंड थी। कौन कौन थे, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड। किसके समर्थन में थे, यूनान के समर्थन में। और तुर्की के समर्थन में कौन था, तो मिस्र था। ठीक है, तो तीनों ने मिलकर आपस में विद्रोह किए, मतलब उसके विरुद्ध खड़ा हुए तुर्की के खिलाफ, तो तुर्की को इसमें हार हो गया था, है ना। इसी के तुरंत बाद एड्रियानापोल की संधि हुई थी। तो कब हुआ था, 1829 में हुआ था। कंप्लीट है। चलिए अगला है 16 नंबर हमारा प्रश्न कि एड्रियानापोल की संधि, है ना, किनके बीच हुई, किन दो देशों के बीच हुई थी। तो एड्रियानापोल की संधि यूनान, पोलैंड, तुर्की, हंगरी, फिर हंगरी, पोलैंड या फिर तुर्की और रूस। तो एड्रियानापोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी, तो तुर्की और रूस के बीच। कब, तो 1829 में। कंप्लीट है। चलिए अगला है शिडौन का युद्ध। कंप्लीट है, शिडौन का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो शिडौन का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो किनके बीच, फ्रांस और प्रसा के बीच। ठीक है, शिडौन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। कंप्लीट है, कब हुआ था, तो 1870 में। कंप्लीट है। चलिए शिडौन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच कब, तो 1870 में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला देखते हैं, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को। कंप्लीट है, यूरोप का मरीज किसे, तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो गैरीबाल्डी ने। कंप्लीट है, लाल कुर्ती का गठन किसने, तो गैरीबाल्डी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 20 है, हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपका यही 20 क्वेश्चन था इसमें फर्स्ट चैप्टर का। चलिए और देख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव जिसमें कि आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, अलग टॉपिक है कुछ कुछ जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वियना सम्मेलन, है ना,
वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। कंप्लीट है वियना सम्मेलन। सेकेंड है हमारा मेटरनिख का पतन। मेटरनिख का पतन, ठीक है। मेटरनिख का पतन कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में। कंप्लीट है। और अगला है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण कब हुआ? तो 1871 में। कंप्लीट है। 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था। आगे देखते, यूनान की स्वतंत्रता। राइटिंग पे नहीं जाइएगा, बात को समझिएगा, ठीक है। यूनान की स्वतंत्रता कब? तो 1832 ईस्वी में, है ना। और एड्रियानापोल की संधि देख लीजिए 1829 में। कहता है पोलैंड में आंदोलन। पोलैंड में आंदोलन तो कब? 1830 और 1863, ठीक है। पोलैंड में आंदोलन 1830 या फिर 1863। कोई दिक्कत नहीं। सेडाउन का युद्ध 1870। कंप्लीट है। इसमें से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, मेनली इसमें इतना ही प्रश्न था, जबकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। और पूछे क्या जा सकते हैं, पूछा जाता ही है। कंप्लीट है। तो बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर, नए चैप्टर के साथ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए इस चीज़ को, और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी करिए, है ना। और लेकिन कमेंट करके आप जरूर बताएं क्या आपको कुछ समस्या आ रहा है उस चीज़ को, ठीक है। कमेंट जरूर करें। और आपकी इच्छा लाइक और अनलाइक करने का, है ना। और अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर जरूर करिए। कंप्लीट है। तो ध्यान रखिएगा, जरूर करिए आप लोग शेयर दोस्तों में। और किसी भी समस्या होता है तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9297760641। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या तो फिर कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। टेस्ट देना है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, है ना। प्ले स्टोर में आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कंप्लीट है। तो आज के लिए इतना ही।